सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथ ही इस समय हम करनाल में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हैं और काफ़ी व्यस्त रहे हैं संस्थान के निदेशक परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। और किसानों के बहुत सारे हमें टेलीफोन भी आते रहे हैं, साहब को भी आते रहे हैं और उनकी कुछ क्वेरीज हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे मैं बाद में आता हूं। फिलहाल मैं अपनी ओर से और किसानों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगता है बात करके। साथियों, इस समय हम जो खड़े हैं ये नया एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी इकाई बनाई है। उसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से माननीय निदेशक महोदय को बधाई देता हूं। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा है। कैसे आइडिया आ गया आपको कि इतना खुलकर आप बिल्कुल सामने ही आ गए हैं? पहले तो छुप छुप के डेमोन्स्ट्रेशन लगा करते थे। कितने डेमोन्स्ट्रेशन? इस जो राष्ट्रीय डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें 117 किस्मों का हमने प्रदर्शन किया है किसानों को। और ये किस्में 1965 में, यानी जब हरित क्रांति हुई उसके बाद जो भी किस्में डेवलप हुई उनको सब लगाया है, जिससे कि जो किसानों के समूह हमारे संस्थान के परिसर में आते हैं उनको एक आइडिया लगे कि कितना आनुवांशिक क्षमता में वृद्धि हुई है, कितनी उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1965 या उसके तुरंत बाद जो किस्में डेवलप हुई थी वो कैसी थी और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसानों को मिलेगी। और इसको मैंने देखा था, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो गेहूं अनुसंधान संस्थान है मेक्सिको में, वहाँ पे ये लगाते थे, तो मेरे भी दिल में विचार आया कि क्यों ना हम भी इस दिशा में एक प्रयास करें। बहुत अच्छा किया है सर। किसान भाइयों, मैं आग्रह करना चाहूँगा आप सबसे कि जो करनाल के लोग हैं, पानीपत के हैं, कुरुक्षेत्र के किसान हैं, कैथल के हैं, जींद के हैं, यमुनानगर के हैं, वो तो ज़रूर इस सर्दी में इस प्रदर्शनी प्लॉट को देखें। और पंजाब के जो किसान लोग हैं, अक्सर दिल्ली आते जाते रहते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने देखी होंगी। तो आप यहाँ आएंगे 1965 के बाद 2021-22 में आने वाले हैं हम, और 303 की वैरायटी जो है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो आपको सब वैरायटीज़ यहाँ दिखेंगी। और साहब ने बहुत अच्छा आइडिया जो है ये मैक्सिको से लिया है। पुणे सर, आपको बधाई और धन्यवाद। साथियों, आज विशेष रूप से जो चर्चा मैं करने आया हूँ ये पंजाब के काफ़ी किसानों की और कुछ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब, आपने पिछली इंटरव्यू में डॉक्टर साहब से 187 पे तो चर्चा कर ली थी कि उसकी बढ़वार रोकने के लिए क्या कोई स्प्रे करने हैं, मगर 222 और 303 पे नहीं की है। तो 222 पे तो हम बाद में बात करेंगे सर। 303 जो है ये क्योंकि किसानों के पास पहली बार पहुंची है, आपके संस्थान ने भी बीज दिया है और कई माध्यमों से भी उनको मिल गया है, तो मैं किसानों की ओर से आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप कृपया बताएं कि अब उनकी फसल जो है वो करीबन 40 दिन के पास हो गई है। तो पहला पानी भी कुछ लोगों ने दे दिया है, कुछ देने के कगार पे हैं। तो आप पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उनको थोड़ा सा समझाएं, और विशेष रूप से बढ़वार जो कद बढ़ता है उसमें क्या उन्होंने कोई स्प्रे करने हैं, जैसा 187 में आपने सिफारिश की थी? सही कह रहे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि 303 अक्टूबर माह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में बोने के लिए हमने रिलीज़ किया था। तो बहुत से किसानों का ये प्रश्न आता है कि क्या जो 2 हार्मोन का छिड़काव का संस्तुति हमने की है वो इसमें डालनी है या नहीं डालनी है। तो सबसे पहली बात तो किसान भाई ये ध्यान देने वाली है कि जिन किसानों ने अक्टूबर के आखिरी पखवाड़े में या नवंबर की 5 तारीख तक बुआई की है, सिर्फ उन्हीं को क्लोरोमेक्वाट और टेब्यूकेनाजोल का स्प्रे करना है। बाद में जिन लोगों ने बुआई की उनको आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि इन किस्मों का जो हमारी 187 या 303 ये आने वाली किस्में हैं उसमें बाली बहुत भारी होती है, तो कई दफ़े ऐसा देखा जाता है कि शायद वो गिर जाती है फसल। तो जब आप देर से बोते हैं तो आप ये समझिए कि उसमें रसायन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने अक्टूबर में बोया है तो इसमें क्लोरोमेक्वाट 0.2% और
टेबुकनाजोल 0.1% छिड़क दें। 2 स्टेज प्लांट की हैं जिसमें छिड़काव करना है। एक तो करीब करीब 50 से 55 दिन पे जब पहली गांठ बनती है, और दूसरा जब झंडा पत्ती आती है तब छिड़काव करना है। तो उससे थोड़ी पौधे की बढ़वार थोड़ी 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक रुक जाती है, और पौधा वर्टिकल उसमें हॉरिजॉन्टल में फैलता है, तो टिलरिंग भी अच्छी होती है और तमाम चीज़ें हैं जो इसकी पैदावार में वृद्धि करती हैं। एक बात तो ये बहुत प्रमुख है जो इस 303 के बारे में ध्यान देने वाली है। दूसरी बात यह है कि जब हम अक्टूबर के माह में और 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की बात करते हैं तो हमको, जैसा आपने कहा था, फर्टिगेशन की बात करना बहुत आवश्यक होता है। तो जितना भी संस्तुति है उस क्षेत्र के लिए, यानी 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस या 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की, उसका 150% ज़्यादा देना है हमें। तो 225 किलो करीब करीब हमने देना है नाइट्रोजन, और इसी तरह उसी अनुपात में हमको फास्फोरस और पोटाश भी बढ़ाना है, क्योंकि उतनी उपज लेने के लिए उसको भरपूर नाइट्रोजन वगैरह की आवश्यकता होगी, जो कि कॉमन जो हमारी है नवंबर के लिए संस्तुति, उससे पूरा नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अब आपको कह दिया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के पहले पखवाड़े में लगाई है, 5 नवंबर तक मैं तो ये कहूँगा 303 DBW 303, वो तो बढ़वार को रोकने के लिए जो उन्होंने अभी रिकमेंड किया है, सिफारिश की है, वो तो स्प्रे करें। बाद के किसान नहीं करें इसको। बाद में अब आप कहें जी मैंने 7 को लगाया था, मैंने 9 को लगाया था, तो इतनी बौद्धिकता, आप इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, अपना लगा लीजिए कि लगाना है कि नहीं लगाना है। दूसरा, क्योंकि ये 156 दिन की है और 81 कुंटल लगभग औसतन पैदावारी है, 97 कुंटल इसकी पोटेंशियल यील्ड है कि बहुत उत्तम दिखा सकती है किसी किसी खेत में, तो ये तभी पैदावारी दिखाएगी जब इसको पुरजोर से हम इसको खाद देंगे और समय से देंगे। तो उन्होंने सिफारिश की है कि इस खाद की मात्रा को भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए दूसरी किस्मों के मुकाबले में। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इरिगेशन पैटर्न है वो तो नॉर्मल और ही चलेगा जैसे, और वो तो 5 जो सिंचाई हम देते हैं विभिन्न स्टेजेस पे, उस पे हम इरिगेशन देंगे। इसमें पहली सिंचाई 21 दिन के बाद और उसके 20 से 25 दिन के गैप पे या 30 दिन के गैप पे, मौसम के हिसाब से। अगर बारिश होती है, नमी अच्छी बनी रहती है, तो आपको सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 सिंचाई कम से कम इसमें देनी पड़ेगी। तो सिंचाई का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मौसम बहुत अनुकूल चल रहा है, अभी बैठे थे तो सर ने बोला कि बहुत अच्छी ठंड है, ड्रिलिंग भी हो रही है। साथियों, मैं आपको याद कराना चाहूँगा, पिछले इंटरव्यू में डॉक्टर साहब ने बोला था कि अच्छा बीज आपको अगर किसी विश्वसनीय स्रोत से मिल गया है, DBW 303 की बात कर रहे हैं हम, तो 60%, 60% काम तो आपने ज़्यादा पैदावारी लेने का कर ही लिया है। अब रहेगा आपकी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर कि आप कितनी खूबसूरती से इन पौधों को लालन पालन करते हैं और खाद पानी देते हैं। बढ़वार के ऊपर आपकी बड़ी चिंता थी, वो हमने दूर कर दी है और अभी समय है, बहुत टाइम से सर ने हमको टाइम दे दिया है और हम देखने आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा लेटेस्ट किस्मों पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, 327 और 332 पर। जी 327 तो 332 और 27 यहीं लगी हुई हैं, और इस वर्ष हम इस किस्म का बीज किसानों को इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि अभी गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन आ नहीं पाया है। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे पूर्व में भी हमने किया है, अगले साल निश्चित तौर पे हम इसकी बीज को किसानों को मुहैया कराएंगे, क्योंकि इस साल हमने बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे इसके बीज का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, और निश्चित ही जैसे 303 का बीज दिया था उस तरह से इसका बीज भी दिलवाएंगे। और ये दोनों किस्में जो हैं ख़ास तौर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि के लिए हैं, और जल्दी बुआई के लिए हैं। जैसे 303 है, टाइमली सोन में भी थोड़ा अर्ली अक्टूबर सोइंग के लिए ये बहुत माफिक हैं, और इससे भी बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान। आइए किसान भाइयों, हम आपको दिखाते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है DBW 332 का, उधर से दिखाते हैं। सर आप आइए, ये किसान भाई देख पाएंगे कि कितनी खूबसूरत लाइनों में ये छोटा सा प्लॉट लगा हुआ है और टिलरिंग हो रही है। अभी बहुत छोटी स्टेज में है, पानी की भरपूर मात्रा है, मॉइस्चर बना हुआ है। और ये 332 दिखा रहे हैं हम, और अब हम दिखा रहे हैं 327।
ईयर ऑफ रिलीज इसका 2022 है, तो 327 में भी देखें, ये क्योंकि बिल्कुल पास पास लगी हैं तो हम इसको मॉनिटर करेंगे। आप भी ज़रूर आइएगा किसान भाइयों और देखिएगा कि ये दोनों क्योंकि बिल्कुल पास पास हैं तो ये कैसी लग रही हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस संस्थान में बीच बीच में बराबर आते रहें, सिर्फ यही नहीं कि जब बीज मिल रहा है तो तभी आएँ। सर, आप कोई और संदेश किसानों को देना चाहें? किसानों को मेरा यही संदेश है कि जो बीज है वो विश्वसनीय स्रोत से ही लें, क्योंकि बीज में ही किसान सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि जब आप बीज अच्छे जगह से लेंगे तो निश्चित ही उसकी आनुवांशिक शुद्धता आपको मिलेगी और पूरा जो लाभ हो सकता है वो किसान प्राप्त कर पाएंगे। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है अमूमन कि जो चीज़ ज़्यादा डिमांड में होती है उसके स्पूरियस या नकली बीज ज़्यादा मिलते हैं। तो इस साल हमारे पास भी कई रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ लोग 303 का बीज बेच रहे हैं, लेकिन मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं कि पहले साल हमारा संस्थान ही देता है। ये निश्चित तौर पे आप ये बात मान के चलें। अगर कोई कहता है कि उसके पास बीज है तो शायद गलत तो कहता है, और मुझे नहीं लगता कि वो उचित होगा कि वहाँ से आप बीज लें। उसके बाद बीज तो आ जाता है विभिन्न एजेंसियों के पास और वो मिलने लगता है, तो उसकी जेनेटिक प्योरिटी फर्स्ट क्लास होती है। लेकिन फर्स्ट ईयर में जैसे अब 327 का अगले साल बीज सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा, 332 का हमारे पास ही मिलेगा, तो वो एक बात है जो ध्यान रखने वाली है। सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ किसान भाइयों ने कहा कि 187 के बारे में तो हम पूरा जान गए हैं, क्योंकि ये 2-3 साल से वो ट्रायल में भी थे और उनको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी पता था। मगर DBW 222 इस साल पंजाब में बहुत लगा है, तो किसान भैया ये चाहते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा बताएं कि क्या वो स्प्रे बढ़ोतरी के लिए जो है वो करना है कि नहीं करना है। और कुछ ने ये कहा है कि फुटाव नहीं हुआ है, लंबा कुछ दाना सा डंडा सा निकल गया है, तो वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है या क्या बात है? फुटाव तो होना चाहिए था, वो तो बीज का स्रोत देखना पड़ेगा कि कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया है। तो उसमें फुटाव तो फर्स्ट क्लास होता है। स्प्रे की आवश्यकता 222 में नहीं है, क्योंकि नवंबर के माह में रिकमेंडेड है, इसलिए उसमें स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। एक सबसे बड़ी खासियत यह है इस वैरायटीज़ में कि ये मतलब लॉजिंग टॉलरेंस है, गिरती नहीं है 222, तो इसलिए किसानों को विशेष मोहब्बत प्यार मिल रहा है इसको। और पंजाब में आप सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमाए कि काफ़ी बड़े रकबे में इसको लगाया गया है। अब वो क्यों उसमें एक कलम बन रहा है वो देखना होगा कि बीज का सोर्स क्या है। किसान भाइयों, मैं आपकी सारी बातों को समक्ष ले आया हूँ माननीय निदेशक महोदय के, और उन्होंने बहुत सही सही जवाब आपको दे दिए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अक्सर मैं कहता नहीं हूँ, इसलिए कि कई किसानों के अभी भी वीडियो डालने के बाद भी फ़ोन आएंगे, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, तो सब तक ये संदेश चला जाना चाहिए कि 303 और DBW 222 में डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी ने क्या क्या सिफारिश की हैं। तो मैं आपकी ओर से एवं अपनी ओर से परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।